नमस्कार। JSBT क्लासेज में आपका स्वागत है। हम क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे और क्रिया में हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ रहे थे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में हम बात कर चुके थे। सकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं, उनके बारे में हम बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा हम पढ़ चुके थे, यानी वह क्रिया जिसके साथ में कर्म नहीं होता है, कर्म रहित क्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। या कह सकते हैं कि जिसमें क्रिया का प्रभाव है वो प्रत्यक्ष रूप से, क्रिया का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। क्योंकि कर्म तो इसमें है नहीं, तो किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। तो जिस क्रिया में क्रिया का प्रभाव है वो प्रत्यक्ष रूप से किस पर पड़ता है, या फल प्रत्यक्ष रूप से किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? इस अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। दो कौन कौन से होते हैं? एक होता है पूर्ण अकर्मक क्रिया, एक होता है पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। कौन सा होता है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ये दो भेद होते हैं। पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण यानी वो अपने आप में क्या है? पूर्ण है। उसके साथ में कुछ और जोड़ने की, कोई अन्य शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, तब तो वह पूर्ण है। और जब अन्य शब्द जोड़ने की आवश्यकता होती है, जैसे कल हमने अपूर्ण सकर्मक में पढ़ा था, कर्म था लेकिन कर्म होने के बावजूद वो वाक्य है वो पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा था, उसके लिए हमने क्या किया था? पूर्ण अर्थ दे, इसके लिए हमने क्या किया था? उसके साथ में पूरक शब्द जोड़े थे। तो जहां पर पूरक शब्द जोड़ने की आवश्यकता होती है वो तो कौन सी होती है? अपूर्ण होती है। और जहां पर पूरक शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है वह कौन सी होती है? पूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया के बारे में। तो पूर्ण अकर्मक क्रिया के बारे में हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा हो जाएगी वह क्रिया जो क्या करती है? पूर्ण अर्थ प्रकट कर देती है, उसके साथ में किसी अन्य प्रकार के पूरक शब्द जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह क्रिया है, ये क्या करती है? बिना कर्म के ही अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर देती है। तो देखिए इसकी परिभाषा हो जाएगी, जो क्रिया बिना कर्म के, जो क्रिया बिना कर्म के क्या करती है? पूर्ण अर्थ, जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करती है, या कह सकते हैं कि प्रकट कर देती है, क्या कहलाती है? पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। कैसे? देखिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम बात करते हैं, और उदाहरणों के माध्यम से हम बात करें तो जैसे है, मैं उदाहरण लिखता हूं, सीता रो रही है। सीता रो रही है। अब देखिए सीता यहाँ पर क्या है? सीता यहाँ पर कर्ता है। सीता क्या है? कर्ता है। और रो रही है यानी वो क्रिया कर रही है। कौन सा काम कर रही है? तो ये कार्य वो कर रही है, और ये क्या है? क्रिया का रूप है, और इसमें क्रिया हो जाएगी रोना। अब देखो यहाँ पर कर्म हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमें कर्म नहीं मिल रहा है, और कर्म के बिना होते, कर्म के नहीं मिलने के बाद भी क्या हो रहा है? ये वाक्य है, ये पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है।
यानी ये आभास हो रहा है, ये हमें पता चल रहा है कि सीता के द्वारा काम किया जा रहा है, सीता के द्वारा काम किया जा रहा है, ये हमें पता चल रहा है। कर्म नहीं है, कर्म नहीं होने के बावजूद उस कार्य के होने का बोध हो रहा है। वो जो वाक्य है, ये वाक्य क्या कर रहा है, पूर्ण अर्थ दे रहा है। इसी प्रकार से हम और उदाहरण देखते हैं, इसी प्रकार से आगे और उदाहरण देखते हैं। जैसे महेश सोच रहा है, महेश सोच रहा है, कार्य महेश के द्वारा किया जा रहा है, कार्य को करने वाला कौन है, महेश है, तो महेश क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा कर्ता। अब महेश सोच रहा है, महेश कोई बात सोच रहा है, पता चल रहा है कि वह कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। यहां पर कर्म नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर क्रिया कौन सी हो जाएगी, सोचना। ये क्रिया हो जाएगी, ये क्रिया है, कर्म नहीं है। कर्म के नहीं होते हुए भी इस वाक्य का अर्थ प्रकट हो रहा है, पूर्ण अर्थ प्रकट हो रहा है। तो बात क्या थी कि जिस क्रिया में कर्म के न होते हुए भी वह वाक्य पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, तो वह कौन सी क्रिया होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए, ये पूर्ण अकर्मक क्रिया है, इस पूर्ण अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पूर्ण अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। पूर्ण अकर्मक क्रिया के भेद, और इसके भेद होते हैं दो। और इसके दो भेद कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है जो स्थिति को प्रकट करता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, स्थित्यर्थक। और दूसरा होता है गत्यर्थक, जो किसको प्रकट करता है, गति को। एक तो जो स्थिर होता है, जो स्थान का बोध करवाता है, और दूसरा जो गति का बोध करवाता है। एक जो स्थिति का, स्थान का बोध करवाता है, और दूसरा किसका बोध करवाता है, गति का बोध करवाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया है उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी, देखो, स्थिति जो स्थिरता का बोध करवाता है, यानी उस स्थान का बोध करवाता है, तो परिभाषा हो जाएगी जो स्थिति का बोध कराता है, बोध कराता है, यानी जिसके माध्यम से क्या होता है, स्थिति का बोध होता है। जो कार्य होगा वो किस स्थान पर होगा, कार्य होगा उस कार्य के होने के स्थान का, जो स्थिर रहकर कार्य किया जाता है, उस स्थिति का इसमें क्या होता है, बोध करवाया जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे गणेश बैठकर सोच रहा है। इस प्रकार का उदाहरण हमने पहले भी लिया था, लेकिन उसमें ये शब्द नहीं जुड़ा हुआ था, ये शब्द नहीं जुड़ा हुआ था। हमने उसमें बात की थी कि मोहन सोच रहा है, मोहन सोच रहा है। पूर्ण अकर्मक क्रिया में ही हमने अभी बात की है, लेकिन उसमें देखिए ये बात नहीं आई थी। अब बात इसमें क्या थी, जो स्थिति का या स्थान का बोध करवाते हैं, जो स्थिति का या स्थान का बोध करवाते हैं, जो स्थिरता का बोध करवाते हैं। अब गणेश सोच रहा है, गणेश सोच रहा है, बिना कर्म के वाक्य है, वो पूर्ण अर्थ दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्थिति का बोध करवाया जा रहा है कि गणेश सोच रहा है। किस प्रकार से सोच रहा है, वह बैठकर सोच रहा है, वह बैठकर सोच रहा है। तो बैठकर सोच रहा है, इसमें स्थिति का वह किस प्रकार से सोच रहा है, किस प्रकार से सोच रहा है, उस स्थिति का यहाँ पर क्या करवाया जा रहा है, बोध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार से जो दूसरा भेद होता है वो होता है गत्यर्थक, यानी इसमें किसका बोध होता है, इसमें गति का बोध होता है, इसमें गति का बोध होता है। और गति का बोध किस प्रकार से होता है, जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उस कार्य के करने की जो गति युक्त दशा होती है, दशा उसकी जो स्थिति, दशा गति युक्त जो स्थिति होती है उसका बोध होता है। तो देखिए दूसरा है गत्यर्थक, गत्यर्थक पूर्ण
अकर्मक क्रिया, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। और गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया की बात करें तो क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, देखिए परिभाषा हो जाएगी, जो क्रिया कर्ता की गति युक्त दशा का बोध करवाती है, क्या कहलाती है, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। कैसे, उदाहरण देखते हैं इसके। और जब इसके उदाहरण देखते हैं तो जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। अब देखो, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, इसको छोड़ते हैं हम एक बार। आप इतना देखिए, सूर्य उदय होता है, उदय होने का कार्य कौन कर रहा है, सूर्य कर रहा है। तो इसमें कर्म नहीं है, उसके बावजूद इस बात का पता चल रहा है कि सूर्य के द्वारा कार्य हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। अब देखिए, सूर्य जब उदय होता है तो ऐसा तो है नहीं कि उदय होकर वहीं का वहीं ठहर जाएगा, नहीं ठहरेगा। वह क्या करेगा, गति करेगा। पूर्व दिशा से चलकर किस तरफ जाएगा, वो पश्चिम की तरफ जाएगा। तो पूर्व से उदय, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, वो गति करते हुए आया है, गति करते हुए तो है, उदय हुआ है, गति करके आया है। और उसके बाद में देखो, तो पूर्व दिशा से उदय होता है, वह गति कर रहा है, और गति के साथ गति युक्त किसका बोध करवा रहा है, दिशा का। कौन सी दिशा, पूर्व। और पूर्व से वह किधर चला जाएगा, पश्चिम की ओर चला जाएगा। तो यह होती है गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो इसके पहले भेद की बात हो चुकी है। पूर्ण अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो स्थित्यर्थक और दूसरा गत्यर्थक। अब हम बात करते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया के बारे में। अपूर्ण अकर्मक क्रिया के बारे में। अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है, देखिए, पूर्ण अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म के न होते हुए भी क्या हो रहा था, पूर्ण अर्थ प्रकट हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कर्म तो नहीं होगा, लेकिन कर्म के न होने पर इसमें क्या होगा, इसमें पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होगा। इसमें ठीक उसी प्रकार की कंडीशन, उसी प्रकार की स्थिति लागू होगी जो हमने अपूर्ण सकर्मक क्रिया में पढ़ी थी। अपूर्ण सकर्मक क्रिया में हमने पढ़ा था कि कर्म तो होता है, लेकिन कर्म के होने के बावजूद पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, कर्म नहीं होता है और पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता है। वहां पर हमने क्या किया था, अर्थ को पूर्ण करने के लिए पूरक शब्द जोड़े थे। और यहाँ पर भी क्या करना पड़ता है, यहाँ पर भी पूरक शब्द जोड़ने की आवश्यकता होती है। और जैसे ही पूरक शब्द जोड़ेंगे, पूरक शब्द जोड़ते ही वाक्य है वो क्या करेगा, पूर्ण अर्थ देने लग जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो, इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिन क्रियाओं में कर्ता के साथ पूरक शब्द जोड़ने की आवश्यकता होती है,
आवश्यकता होती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए, अगर ये पूरक शब्द नहीं जोड़ेंगे तो ये वाक्य अर्थ को प्रकट नहीं करेगा, और पूरक शब्द जोड़ देंगे तो पूरक शब्दों के जोड़ते ही ये क्रिया है या ये वाक्य है, ये क्या करने लग जाएगा? पूर्ण अर्थ देने लग जाएगा। देखिए, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, राकेश चतुर है। राकेश चतुर है। इसी प्रकार देखते हैं, सीता आज नाराज है। सीता आज नाराज है। अब देखो, राकेश चतुर है, राकेश चतुर है, सीता आज नाराज है। अब देखो, राकेश चतुर है, राकेश चतुर तो है, लेकिन कितना चतुर है, क्या है, इसका बोध हमें नहीं हो रहा है। बात यही है कि इनका अर्थ पूर्ण करने के लिए हम क्या करेंगे? पूरक शब्द जोड़ेंगे। पूरक शब्द किसके साथ में जुड़ेंगे? कर्ता के साथ में। पूरक शब्द किसके साथ में जुड़ेंगे? कर्ता के साथ में। किसके साथ में जुड़ेंगे? कर्ता के साथ में। तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे बहुत। तो राकेश बहुत चतुर है। सीता आज नाराज है, तो सीता आज यहाँ पर जोड़ देंगे बहुत नाराज है, या कर देंगे कि थोड़ी नाराज। सीता आज बहुत नाराज है या सीता आज थोड़ी नाराज है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है? राकेश और इसके साथ में ये जुड़ गया बहुत, जो उसकी चतुरता को प्रकट करता है, उसकी चतुरता को प्रकट करता है। तो राकेश है क्या है? राकेश है। इस बात को ये बहुत चतुर प्रकट कर देगा। सीता है, सीता आज है, क्या है? थोड़ी नाराज है या बहुत नाराज है। ये बात इसके माध्यम से प्रकट होगी। अगर इतना ही लिखें, देखो इस बात को हम हटा दें, एक बार फिर से देख लेते हैं। इस बात को हटा दिया गया है, इतना कर देते हैं, राकेश है। तो राकेश तो है, लेकिन राकेश क्या है? तो इसमें हम जोड़ेंगे बहुत नाराज है, या राकेश बहुत है, इसके साथ में आ जाएगा नाराज। तो राकेश बहुत नाराज है। सीता आज, और ये लिखेंगे बहुत, सीता बहुत, राकेश बहुत चालाक है, ये लिखा था हमने। सीता आज बहुत नाराज है या थोड़ी नाराज है। अब ये जो शब्द जुड़ेंगे, इनके जुड़ने से, ये जो पूरक शब्द जुड़ेंगे, इनके जुड़ने से क्या होगा? ये पूर्ण अर्थ देगा। अगर ये नहीं जुड़ेंगे तो ये पूर्ण अर्थ नहीं देगा। तो ये होती है अपनी कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पूरी होती है, नहीं कह सकते हैं कि कर्म के आधार पर अपने जो क्रिया के दो भेद थे, वो क्रिया के दोनों भेद पूर्ण होते हैं। अब हम देखेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर? प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। और हमने पढ़ा था कि प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? प्रयोग या रचना के, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। और प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब देखिए, वो 8 भेद कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं? देखो किस प्रकार से होते हैं।
सबसे पहले हम इसमें भेद लेते हैं सामान्य क्रिया। सबसे पहले इसका जो भेद है वो कौन सा है? सामान्य क्रिया। हम बात करते हैं सामान्य क्रिया के बारे में। उसके बाद इसका जो दूसरा भेद है वो है सहायक क्रिया। कौन सा है? इसका दूसरा भेद है वो है सहायक क्रिया। इसका तीसरा भेद है संयुक्त क्रिया। कौन सा है? संयुक्त क्रिया। इसका जो चौथा भेद है वह है नाम धातु क्रिया। इसका जो पांचवा भेद है वह है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। इसका जो पांचवा भेद है वो पांचवा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। पांचवा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। छठवां भेद है पूर्वकालिक क्रिया। सातवां भेद है, ये छठवां भेद है। सातवां भेद है सजातीय क्रिया। सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया और आठवां है कृदंत क्रिया। आठवां है कृदंत क्रिया। ये है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य क्रिया के बारे में कि ये सामान्य क्रिया क्या होती है। देखो, सामान्य क्रिया क्या होती है? सामान्य क्रिया यानी जिसमें सामान्य सी बात होती है। सामान्य सी बात होती है और सामान्य जो बात होती है उसमें होता क्या है? बात किसकी है? क्रिया की सामान्य बात होगी, यानी वह क्रिया जिसमें क्या होता है? एक ही क्रियापद होता है। जिसमें क्या होता है? जिसमें एक ही क्रियापद होता है। जिसमें एक ही क्रियापद होता है। जिसमें कितने क्रियापद होंगे? एक क्रियापद होगा। यानी वह वाक्य, परिभाषा अगर पूरी देखें तो हो जाएगी, वह वाक्य जिसमें एक ही क्रियापद होता है। एक ही क्रियापद होता है। कौन सी क्रिया कहलाती है? सामान्य क्रिया कहलाती है। सामान्य क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से यह सामान्य क्रिया कहलाती है। देखो, जैसे विराट जयपुर गया, ग्राहक ने सामान खरीदा। ग्राहक ने सामान खरीदा, उसने लेख लिखा। अब देखो, 3 उदाहरण अपने सामने हैं। इनमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनमें एक ही क्रियापद हो। विराट जयपुर गया। कौन जयपुर गया? जयपुर कौन गया है? जयपुर गया है विराट। तो विराट तो क्या हो गया? कर्ता। विराट क्या हो गया? कर्ता। विराट क्या गया है, कहाँ गया है, उस बात को आप छोड़िए। ये किसका बोध करवा रहा है? ये स्थान का बोध करवा रहा है। और क्रियापद एक है, कौन सा? गया। यानी क्रिया कौन सी है? जाना। एक ही क्रिया है इसमें, जाना। उसी प्रकार से देखो, ग्राहक ने सामान खरीदा। किसने? ग्राहक ने क्या खरीदा है? सामान खरीदा। खरीदना एक ही क्रियापद है। खरीदना एक ही क्रियापद है। उसी प्रकार उसने लेख लिखा। लिखा क्या लिखा? लेख लिखा। तो ये लिखा एक ही क्रियापद है और क्रिया कौन सी है? लिखना। यानी जिन क्रियाओं में
जिन वाक्यों में एक ही क्रियापद होता है, जिन वाक्यों में एक ही क्रियापद होता है, वह कौन सी क्रिया कहलाती है? सामान्य क्रिया कहलाती है। आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।